हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया भाग 2 यानी कि समकालीन भारत भाग 2। और आज इसमें हम जिस उपविषय पर चर्चा करेंगे वह है कृषि और उसमें होने वाले तकनीकी और संस्थागत सुधार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और रोजगार में और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान रहा या कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो 2 या 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यह जो पहला हम टॉपिक समझ रहे हैं ये बोर्ड के एग्जाम्स में आपको 5 अंकों का प्रश्न आता ही आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक हम समझ रहे हैं वो है तकनीकी और संस्थागत सुधार। 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार दोनों शामिल थे। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है, यानी कृषि को जब हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे कृषि में सुधार करते गए, सरकार हमारी सुधार करती गई। और जब 1980 और 1990 का दशक आया तो एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसके तहत संस्थागत और तकनीकी सुधार किए गए। क्या क्या सुधार थे? जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान शुरू किया गया। दूसरा कि सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जिसको हम आजकल एमएसपी का नाम सुन रहे होंगे ना, वही लाभकारी और खरीद मूल्य। ग्रामीण बैंक किसानों के लिए सहकारी कार्यक्रम रेडियो और टेलीविज़न पर पेश किए गए। फिर महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की घोषणा की गई। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए समितियां और बैंक खोले गए। किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई योजनाएं, इस तरीके की योजनाएं इनमें शामिल हैं। तो देखा आपने किस किस तरह से तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए। इन्हें आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके 5 अंक निश्चित ही आएंगे। फिर इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान रहा। ठीक है, और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी कृषि के सामने, कृषि जो क्षेत्र है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो वर्षों से बढ़ रही है, लेकिन यह देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है। क्योंकि आपको याद हो तो हमने इस पाठ में ये भी समझा था कि किस तरह से इसमें अल्प बेरोजगारी फैली हुई है या छुपी हुई बेरोजगारी। भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो भारतीय किसान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। फिर सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, ग्रामीण सड़कों, बाजार, मशीनीकरण में सार्वजनिक निवेश में कम पैसा लगा रही है। इसके अलावा उर्वरकों पर सब्सिडी कम कर दी गई, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। देखिए, जब कृषि का जो प्रोडक्ट है, जो फसल बन के तैयार होती है, जब वो महंगी किसान को ही पड़ेगी तो वो महंगी बेचेगा। तो फिर जब महंगी वो बेचेगा तो कौन उससे खरीदेगा, और ख़ास तौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो वो बिकेगी ही नहीं, है ना। तो ये भी एक चुनौती है। और फिर एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी से देश में कृषि के लिए हानिकारक वो साबित हुई, यानी जो बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद है ना, उस पर आयात शुल्क में कमी की गई, जिससे क्या होता है, लोग उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदते हैं और अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को कम खरीदते हैं। अब देखिए, कृषि में गिरावट से क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट आती है, जिसका समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। और उसके अलावा क्या हो रहा है, किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है। यानी अब जो बहुत सारे किसान हैं उन्होंने कृषि में निवेश करना ही
धीरे धीरे कम कर दिया। जब वो निवेश ही नहीं करेंगे तो उसमें रोजगार तो होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो काम ही बंद कर दिया। चाहते अगर वो काम करते रहते तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। एक और बात ये भी है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, भारतीय उद्योग धंधे, वो बहुत हद तक अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अगर कृषि क्षेत्र में गिरावट आती है या उसमें ठहराव आता है तो इससे जो उद्योगों का विकास है वो भी प्रभावित होगा। अब हमारी सरकार इनके लिए क्या उपाय कर रही है? जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्साओं सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना करना, ये सरकार का काम अभी तक हुआ है कृषि के लिए। यानी कृषि क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो परिषद जो केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई है ताकि लोगों को आसानी हो पाए। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में बागवानी विकास अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी गई। यानी अब जो है पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाने से कृषि काफ़ी हद तक उसके क्षेत्र में सुधार आता जा रहा है। जैसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि अब की बार कैसा होगा, बारिशें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, तो इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे इन सुविधाओं से किसान को कृषि करने में सहायता हो रही है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार को भी आवश्यक माना गया। कहने का मतलब ये है कि जो बुनियादी ढांचा है जिसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बेचारे उनके पास सामान ही नहीं होता है कि वो खेती बाड़ी कर पाएँ, लेकिन इस चीज़ में भी सरकार ने सुधार किया। उनको सस्ते लोन प्रोवाइड किए गए ताकि वो अपनी कृषि आगत जो है, कृषि इनपुट्स, वो आराम से खरीद पाएँ और आराम से खेती बाड़ी कर पाएँ। फिर इसके बाद जो एक अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैश्वीकरण के कारण अब कृषि के सामने आने वाली चुनौतियाँ। देखिए, हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन देशों में कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है और हमारे यहाँ पर धीरे धीरे सरकारें कृषि पर से सब्सिडी कम कर रही हैं, जिससे क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे कृषि प्रोडक्ट की, हमारे कृषि उत्पाद की कोई मांग रह ही नहीं जाती, क्योंकि हमारा जो कृषि उत्पाद है वो सस्ता पड़ता है। लेकिन जो बाहर के देश है ना, विदेश हैं, वहाँ पर कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनका जो उत्पाद है वो सस्ता होता है। फिर इसके अलावा हरित क्रांति ने भी मदद की, लेकिन ये कथित तौर पर, देखिए हरित क्रांति जब आई तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। जैसे HYV बीज आए, आधुनिक तरीके से खेती बाड़ी होने लगी, जिससे कृषि में पैदावार बढ़ी और बहुत सारे फ़ायदे हुए, हमारा देश आत्मनिर्भर बना। लेकिन इन सुधारों जो ये सुधार हुए, इनके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हुए। जैसे रसायनों के अति प्रयोग से आप देख रहे हैं लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग गया, भूमि निम्नीकरण होने लग गया, यानी ज़मीन खराब होना शुरू हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का सामना जो है इस वैश्वीकरण के कारण हमें भुगतना भी पड़ा। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि तकनीकी और संस्थागत सुधार क्यों शुरू किए गए थे? इन सुधारों के अंतर्गत किए गए कुछ उपायों का उल्लेख कीजिए। देखिए, 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें संस्थागत और तकनीकी सुधार दोनों शामिल थे। इन सुधारों के अंतर्गत किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे फसलों का बीमा शुरू किया गया, ग्रामीण बैंक खोले गए, किसानों के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की गई और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं किसान को उपलब्ध करवाई गई। फिर दूसरा प्रश्न है कि कृषि में ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसको आपको विस्तार से बताना है। तो देखिए, किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है। एक तो ये बात, इससे भी हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। दूसरा, उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यदि कृषि में ठहराव आया तो उद्योगों का विकास भी प्रभावित होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधानों की भी सूची बनाएं। देखिए, इसमें जो है 2 प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इसका उत्तर आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, हालांकि फिर भी मैंने एक एक ही पॉइंट लिखा है। जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव, देखिए 2 तरीके से हमारी कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। एक तो वैश्वीकरण का कृषि पर अच्छा प्रभाव और एक वैश्वीकरण का कृषि पर बुरा प्रभाव। तो अच्छा प्रभाव क्या पड़ा है कि वैश्वीकरण के कारण कृषि के नए उपकरणों के आने से तथा नए ढंग से खेती करने के कारण फसल की पैदावार बढ़ी है।
और दूसरा है कि वैश्वीकरण पर कृषि का बुरा प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन देशों में कृषि पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ संभावित समाधान इस प्रकार है। देखिए, जैसे उन फसलों की अधिक खेती की जाए जिनकी विदेशी बाजार में अत्यधिक मांग हो। दूसरा, उर्वरकों पर सब्सिडी ज्यादा बढ़ाई जाए जिससे कि उत्पादन लागत में कमी आए। और तीसरा कि बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए ताकि देश में उत्पन्न कृषि उत्पाद ही लोगों की आवश्यकता को पूरा कर पाएं। और उसके बाद चौथा प्रश्न, हरित क्रांति एक वरदान और अभिशाप दोनों रही है, टिप्पणी कीजिए। यानी वरदान के रूप में हरित क्रांति कैसे सफल हो पाई और अभिशाप के रूप में वो किस प्रकार रही, दोनों हमें लिखना है। देखिए, हरित क्रांति एक वरदान के रूप में कैसी थी कि हरित क्रांति के कारण कृषि में आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी। और दूसरा, हरित क्रांति के कारण अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। और फिर हरित क्रांति एक अभिशाप कैसे है? तो हरित क्रांति के इतने सारे लाभों के होने के बावजूद भी हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे रसायनों के अति प्रयोग के कारण लोगों में बीमारियों का बढ़ना, दूसरा भूमिगत जल के स्तर में कमी होना और तीसरा भूमि निम्नीकरण होना यानी भूमि का खराब हो जाना। तो ये थे आज के प्रश्न। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे वीडियो लिंक्स एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।